सपोज हमारे पास कोई हॉलो स्फेरिकल बॉडी है, E ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर। Suppose here is a hollow sphere and we want to know the intensity at any distance x from the center. इसका स्फीयर रेडियस r है और ये मास m है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी है, ये है, और ऐसा कोई हॉलो स्फेरिकल बॉडी है, कोई आपको प्रूफ नहीं पूछेगा, मैं समझा देता हूँ। What will be the intensity at the center? Last class we have done a similar question to find out intensity at the center of a ring. Now it is a sphere. और हमारे पास नॉलेज क्या है? अगर कोई एक पॉइंट मास है m, उसके चलते r डिस्टेंस में इंटेंसिटी निकालना है। What we do? Keep a 1 kg mass and see the net force on it. जो भी नेट फोर्स आया वो अट्रैक्टिव आया, that force is called intensity. And what was the value of E? It was Gm by R square, ऐसा था, ठीक है। अब मुझे सेंटर में चाहिए, I keep 1 kg here. When I keep 1 kg here, तो यहाँ का जो मास है वो इसको इधर को खींचेगा, इसके ऑपोजिट में जो मास है वो इधर को खींचेगा। ऐसे हर एक मास के चलते जो फील्ड बनेगा ऑपोजिट मास के लिए ऑपोजिट फील्ड बनेगा। ये सारे मासेस का फील्ड को अगर जोड़ देंगे तो सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, है कि नहीं। सो व्हाट बिकम द इंटेंसिटी एट द सेंटर? 0, क्योंकि द मासेस आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर्स इफेक्ट, ठीक। अब इसमें ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जानना कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है, सेंटर में 0 होगा, लॉजिकली तो दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे पॉइंट में भी बड़ा मैजिकल होता है ये। किसी भी दूसरे पॉइंट में अगर हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो मिलेगा कि इंटेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी 0। अगर ये कोई एक हॉलो स्फीयर है जो कि सेंटर में तो 0 है मालूम है, किसी भी दूसरे पॉइंट में निकालेंगे तो 0 होगा, ठीक है। कैसे? सपोज हमें इस पॉइंट में इंटेंसिटी चाहिए। You just imagine a plane here. This is a plane passing through the sphere. Now consider a small mass here. Now I join the small mass here. That small mass is making a small solid angle. Say it is theta. Suppose ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो थीटा है। इसको अगर हम इधर को एक्सटेंड करेंगे तो आप देखोगे corresponding to this mass here is a bigger mass. For every small mass on this side, we will find a corresponding bigger mass on this side. And it can be proved that due to this छोटा mass at this small distance, mass कम हुआ तो क्या हुआ? Distance भी तो कम है, mass भी कम है, distance भी कम है, तो E जितना होगा ये बड़ा mass दूर में होते हुए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा and they will cancel out. That can be done with the concept of solid angle. कहने का मतलब है ये जो छोटा मास है वो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड से ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, ये बड़ा मास यहाँ पे उतना ही ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा और दोनों का फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इट कैन बी प्रूफ, बट द प्रूफ इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस, सो वी नीड नॉट बदर मच। तो अभी हम लोग इस चीज को आगे लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे at any distance x from center E क्या है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी is 0 for x less than r। मतलब अगर यहां से x डिस्टेंस में इंटेंसिटी पता करना है और x का वैल्यू r से कम हुआ मतलब आप अंदर हो, इंटेंसिटी क्या होगा? 0। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू r हुआ, somewhere here, यहाँ पे हुआ, now you are outside, so you say this total mass is m और इसका सेंटर से x डिस्टेंस में आप निकालना चाहते हो इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला लगाओगे
gm/x²। समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर आपको प्लॉट करके देखना है हाउ इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, तो आप प्लॉट करके देख सकते हो। यू सी as long as you are inside this side, I am taking x, this side I am taking e, and what is this value? This value is r. X is equal to r. So what you find? You find that the value of e inside when x is less than r, e was 0. So value of e goes like this. But the moment you reach the surface, x is equal to r, e का वैल्यू क्या है? x के जगह r डालिए, मिलेगा gm/r²। तो ग्राफ सडनली राइजेस टू द वैल्यू कॉल्ड gm/r²। उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ने लगेगा तो आप देखोगे e घट रहा है, सो इट डिक्रीजेस लाइक दिस। और काफी दूर जाने के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम 0। कुछ दूर जाने के बाद 0 बन जाएगा। तो ये जो E हुआ वो मैक्सिमम कहां पे हुआ? सरफेस पे हुआ। कितना हुआ? x के जगह r डालिए, gm/r²। ठीक है। So due to a hollow sphere we see all these things. इसमें और एक दो चीज इंपोर्टेंट नोट करना है कि E is maximum on surface, सरफेस पे मैक्सिमम है। और E का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सरफेस पे E का वैल्यू क्या हो गया? gm/r²। तीसरा हुआ, सोचो कि हम निकालना चाहते हैं कि डिस्टेंस x which is more than r, मतलब यहाँ पर तो स्फीयर था, यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ इंटेंसिटी। कितना हुआ फॉर्मूला? gm/x²। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ तो स्फीयर का रेडियस कितना है उससे कोई मतलब नहीं बनता है। रेडियस इतना है कि इतना है कि इतना है कि इतना है। यहाँ का इंटेंसिटी will depend upon the distance from the center, it is independent of the radius of the sphere, है ना? तो क्या लिखेंगे? E at any point outside the sphere is independent of radius of sphere। स्फीयर का रेडियस से इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना? इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, अब सोचो ये फॉर्म में हम इंटेंसिटी निकालना चाहे, कितना हुआ? gm/x²। अगर ये डिस्टेंस x है तो इंटेंसिटी बन गया gm/x²। सपोज हम स्फीयर को भगा के एक मास m kg का मास को यहाँ पर रखते। अगर कोई m kg का मास यहाँ पर होता तो x डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या होता? वही gm/x² है कि नहीं? वही gm/x² होता। इसका मतलब हुआ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड we can consider the spherical mass as a concentrated point mass located at the center. This knowledge is going to help you a lot while solving the numerical. तो क्या कहेंगे? To calculate gravitational field at any point outside the spherical mass can be considered as a point mass or a concentrated point mass located at center। तो क्या पता चला कि अगर हमें बाहर किसी पॉइंट में
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स निकालना है, एनर्जी निकालना है, आगे चल के देखेंगे, कुछ भी निकालना है बाहर, तो आप ये पूरा स्फेरिकल मास को यू कैन कंसीडर एज ए concentrated point mass located at the center। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे ये क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर the arrangement of concentric spheres, concentric hollow spheres, concentric hollow spheres। ठीक है, दिया है, कैसे दिया है कि यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, चलिए मानते हैं कि इसका रेडियस r है, यहाँ पर कोई एक दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस कुछ अलग ले लेंगे, कंसेंट्रिक है, दे आर लाइक दिस, ये एक दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज अनदर स्फीयर। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो ये हो गया दूसरा स्फीयर है, चलो मानते हैं कि इसका रेडियस 3r है और दिया है कि इसका मास है m, इसका मास है 2m। बोला ये अरेंजमेंट को देखिए, ये अरेंजमेंट में जो छोटा स्फीयर है उसका मास m है, बड़ा स्फीयर का 2m है, छोटे का रेडियस r है, बड़ा का 3r है, दे आर कंसेंट्रिक। फाइंड E8 distances of r by 2, 2r, 4r from सेंटर से ये सारा डिस्टेंस में हमें पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। सेंटर से r by 2 डिस्टेंस में, सेंटर से 2r डिस्टेंस में, सेंटर से 4r डिस्टेंस में आपको इंटेंसिटी पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी जगह इंटेंसिटी निकालना है तो इंडिविजुअल स्फीयर के लिए निकालेंगे और दोनों स्फीयर का इफेक्ट को निकाल के जोड़ देंगे। हमें क्या पता करना है, यहाँ पर पता ये करना है कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगा। अभी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगा, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस r by 2 from सेंटर। सोचो तो, ये हो गया छोटा स्फीयर, ये हो गया बड़ा स्फीयर, और चलो मानते हैं कि इसका नाम देते हैं स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। ये रेडियस है इसका r by 2 मतलब अंदर हो, तो इट डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम सेंटर जब हम निकालना चाहेंगे इंटेंसिटी, तो हम कहेंगे E is E due to the first sphere plus E due to the second sphere, है ना, E due to the first sphere and E due to the second sphere। पहला स्फीयर के लिए कितना होगा, अंदर है 0, दूसरा स्फीयर के लिए उसकी भी तो अंदर है 0, तो क्या 0 + 0 2 0 होता है, नहीं 0 ही होता है। सो नेट इंटेंसिटी इनसाइड इज 0। समझ में आ गया, है ना। चलिए देखते हैं दूसरा, 8 ए डिस्टेंस, पहला वाला कितना था r by 2, दूसरा वाला कितना दूर पे 2r, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे देखो तो ये रेडियस दिया है r, ये रेडियस दिया है 3r, मतलब 2r विल बी समवेयर हियर, होगा ना, यहाँ पे कहीं होगा। चलो अंदर वाले पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं। You want to find out E at point B. Again, it will be due to the first sphere plus due to the second sphere. अब ये फर्स्ट स्फीयर के लिए क्या होगा, व्हाट विल द इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। अब इससे ये बाहर है, बाहर होने से E का फॉर्मूला क्या था, क्या आप लोगों को याद है अभी कि भूल गए। E was 0 for x less than r, it was gm by x square for x greater than equal to r, ऐसा तो था। तो अब ये बाहर है कितना दूर पे, 2r डिस्टेंस पे, मास कितना है, मास इज m, तो कहेंगे
gm by x square। x कितना है? एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर, मतलब 2r का स्क्वायर। E2 बड़े वाले के लिए यहाँ पे, अब बड़े वाले के लिए अंदर तो हर जगह जीरो है ना, तो बन गया जीरो। कितना बन गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी gm by 4r स्क्वायर। ठीक है। नाउ एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू 4r, मतलब अगर इसका रेडियस 3r है तो ऑब्वियसली 4r तो कहीं बाहर होगा। पॉइंट C में पता करना है, और मैं इतना तो उम्मीद रखूंगा कि आप लोग पॉइंट C में इंटेंसिटी कितना होगा बताओगे। चलिए जल्दी जल्दी बता दो। हमें पता करना है बाहर। अगर हमें पता करना है बाहर तो हम कहेंगे पहला स्फीयर के लिए जो बनेगा वो E1 है, दूसरा के लिए जो बनेगा वो E2 है। पहले के लिए क्या बनेगा? gm बाई डिस्टेंस कितना है? 4r का स्क्वायर। दूसरे के लिए g इंटू 2m, क्योंकि मास इसका क्या था? 2m बाई बाहर तो हम ऐसे करेंगे 4r का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? 2gm बाई 4r का स्क्वायर, gm बाई 4r का स्क्वायर, which is same as 3gm बाई 4r का स्क्वायर। तो कितना हुआ? इट इज कमिंग 3gm बाई 16r स्क्वायर। कितना सिंपल है। वैसे भी आप इसको दूसरे तरीके से सोच सकते थे। क्या था स्टेटमेंट? टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट outside the spherical mass can be considered as a concentrated point mass। अगर हमें बाहर किसी जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो आप सारे को सिमट के पॉइंट मास बना दो। ये m था, ये 2m था, तो ये क्या हो गया? इट इज इक्विवेलेंट टू ए केस ऑफ 3m। और आप कहां पे निकाल रहे हो इंटेंसिटी? एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r। तो इंटेंसिटी बनेगा g इंटू 3m बाई 4r का स्क्वायर। क्या अभी समझ में आ गया? टू hollow concentric spheres, two hollow concentric spheres, two hollow concentric spheres have spheres are shown there is a point mass m at center of the arrangement, center of the arrangement। ठीक है। find E at distances of 2r and 4r from center। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन आपको ठीक से समझा पाया। I want to find out the intensity at a distance 2r and 4r from center। सेंटर से 2r और 4r डिस्टेंस में हमें इंटेंसिटी पता करना है। ठीक है, चलिए पता करते हैं क्या होगा इंटेंसिटी एट ए, जो कि यहां से 2r डिस्टेंस पे है ना, और एट बी जो कि यहां से 4r डिस्टेंस पे है। ए कितने दूर पे है? 2r डिस्टेंस पे। बी कितने दूर पे है? 4r डिस्टेंस पे। तो सॉल्यूशन बनाएंगे। मैं पहले देखना चाहता हूं, कुछ लोगों को तो पक्का समझ में आ गया होगा। I get you 1 minute only, you try, then you start with my class। ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। मैं नाम देता हूँ, ये 3 है, m है, ये दूसरा स्फीयर है, तीसरा स्फीयर है। मैं इनको थोड़ा नाम दे देता हूँ ताकि लिखने के लिए मुझे थोड़ा आसान पड़ेगा। ये हो गया 1 मास नंबर 2, मास नंबर 3, ऐसे नेमिंग कर दिया। अब मुझे चाहिए इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। ऑब्वियसली इट विल बी ड्यू टू
the first mass, due to the second mass, due to the third mass. ओहो, पॉइंट ए कहाँ है? यहाँ पर कहाँ है? जब x इज इक्वल टू 2r, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे। तो आप इसके और इसके बाहर हो तो यू कैन कंसीडर दिस एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट मास, तो दोनों का इफेक्ट को हम जोड़ सकते हैं और आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। क्या E1 के लिए क्या होगा? m के लिए होगा gm/4r 2r का स्क्वायर प्लस E2, इसके लिए इंटेंसिटी क्या होगा? इसके लिए होगा इसके भी तो बाहर है 2r का स्क्वायर प्लस E3, थर्ड वाले के लिए यहाँ पर कितना होगा? हाउ मच विल द इंटेंसिटी हियर ड्यू टू द थर्ड स्क्वायर? अरे ये पॉइंट तो इसके अंदर है, अंदर इंटेंसिटी क्या होता है? 0। तो दिस कम्स आउट टू बी 2gm/4r² इज gm/2r²। बढ़िया है, देखो आप लोग बता दिए थे। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। वैसे ही हम तीनों को निकाल के कर सकते हैं, but let us think smartly. When you are calculating gravitational field at any point outside a sphere, you can consider the entire spherical mass is a concentrated point mass located at the center. है कि नहीं? That clue I have given you. These things are not available in your books. Mind it. ये सब क्लू है। अब हम बाहर किसी पॉइंट में निकाल रहे हैं तो सारे को कंसेंट्रेटेड पॉइंट मास बना दो। ये m सब मिलके सेंटर पे आ गए, तो सीधे इंटेंसिटी बता सकते हैं। क्या होगा? सेंटर पे अभी कितना मास है? 3m है, तो g 3m बाय डिस्टेंस कितना है? 4r है। So it is coming 3gm/16r², 3gm/16r²। समझ में आ रहा है क्या? E एट पॉइंट बी क्या हो गया? फिर से लिख देता हूं, कितना हो गया? ड्यू टू ए मास ऑफ, ये पूरा अरेंजमेंट को हम कह सकते हैं कि m + 2m + 3m, 3m मास रखा है और आपको पता करना है एट ए डिस्टेंस 4r इंटेंसिटी क्या है। तो आप कहोगे g 3m/4r का स्क्वायर, दैट इज 3gm²/16r। ये हो गया इंटेंसिटी। समझ में आ गया क्या? क्या आप में से कोई फटाक से आंसर देगा और बताएगा मुझे? इंटेंसिटी तो पता चल गया, बट इंटेंसिटी एक वेक्टर है, यहां पर इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है? टैंजेंट टू द स्फीयर, इन टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, कैसा है? इस पॉइंट में इंटेंसिटी किधर को है? कैसा है? टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज इंटेंसिटी था ही क्या चीज भैया? इट वाज फोर्स ऑन ए 1 kg मास, कीप ए 1 kg मास, ये तीनों मिलके खींचेंगे, सो इंटेंसिटी वाज टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ? ठीक है, हम इसको नाम देंगे इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। E ड्यू टू अर्थ। अच्छा, क्या अगर किसी भी पॉइंट में मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना है तो डेफिनेशन क्या कहता था? इट वाज द नेट फोर्स एक्सपेरिएंस्ड बाय ए 1 kg मास लोकेटेड एट दैट पॉइंट, है ना? कोई 1 kg मास को रखेंगे, उसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। था कि नहीं? तो क्या कहेंगे? If a m kg mass experiences a net gravitational force F at a point, then the gravitational intensity at that point
इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, अगर m kg मास के ऊपर F फोर्स आ रहा है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑन 1 kg, m kg के ऊपर फोर्स आ रहा है F, 1 kg के ऊपर कितना आएगा, ऑब्वियसली F बाई m, जिसको हम लोग पहले भी किए थे कि एक वेक्टर है, क्योंकि F एक वेक्टर है तो E एक वेक्टर है, यूनिट क्या था, न्यूटन पर kg। लेकिन सोचो तो, कोई मास के ऊपर अगर F फोर्स आ रहा है, F बाई m क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो यूनिट क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सीलरेशन। आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हो। तो क्या पता चला, 10 10 10 E at a point is defined as the acceleration due to gravity. Gravity means acceleration due to gravitational forces at that point. For example, E on surface of earth, आपको मालूम है क्या, आप कहोगे सर ना E, हमें तो मास मालूम नहीं है, रेडियस मालूम नहीं है, क्या हम E कैसे बता सकते हैं। E on surface of earth, कोई गेस करके मुझे बताएगा, गेस करके बताएगा, ना अर्थ का मास मालूम है ना रेडियस मालूम है, फिर भी हम कहेंगे कि हमें E मालूम है, कैसे, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हुआ ना। तो E on the surface of earth is nothing but G, that is 9.8 meter per second square. तो E is otherwise the acceleration due to gravity. समझ में आया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, on surface of earth, चलो हम लोग कुछ असम्पशन लेके चलेंगे आगे। चलो हम ये कहेंगे, ये असम्पशन लेके चलते हैं, m is mass of earth, r is radius of earth, ठीक है। ये हम हर जगह कैपिटल M को मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, कैपिटल R को रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ the weight of a body is due to, बताओ, साथ की सरफेस पे हमारा कोई वेट है, क्यों है, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग अस, मून पे जाएंगे, मून हल्का फुल्का पुल करेगा तो हमारा वेट कम हो जाता है। वेट कम हो जाता है का मतलब नहीं कि मास कम हो जाता है, अर्थ में हमारा मास ज्यादा है, मून पे जाने से मास कम हो गया, ऐसा नहीं। लोग तो फिर जिनको अपना फेट कम करना है वो मून पे चले जाएंगे क्योंकि वहां पर जाने से मास कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ही कम है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। मतलब अगर हम कहेंगे ये हुआ हमारा अर्थ और यहाँ पर कोई एक मास m रखा है और इसका अर्थ का मास m है और ये रेडियस अर्थ का r है, तो इसका कुछ अपना वेट है, अपना वेट है। तो वेट क्यों है, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग, अगर अर्थ पुल नहीं करता तो उसका वेट नहीं होता। क्या आप में से कोई अपना दिमाग चलाएगा और बताएगा अर्थ इस मास को जोर से खींच रहा है कि इस मास अर्थ को जोर से खींच रहा है, कौन जोर से खींच रहा है, कौन जोर से खींच रहा है, दिमाग लगाओ और बताओ। अर्थ इज पुलिंग दिस मास विथ ए ग्रेटर फोर्स और दिस मास इज पुलिंग अर्थ विथ ए ग्रेटर फोर्स। नो माय डियर, लास्ट क्लास का डेफिनेशन याद करो।
each mass in this universe attracts every other mass with equal and opposite forces। मतलब ये इसको जितने जोर से खींच रहा है ये उसको उतने ही जोर से खींच रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। अब ये जो वेट आया इसका, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो वेट आया इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड द सेंटर। अर्थ हर एक बॉडी को खींच रहा है किधर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, वेट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है उसका वेट ऐसा है, ये एक दूसरा बॉडी है उसका वेट ऐसा है, their line of actions are parallel। हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे मान के चलते हैं, दो तो बॉडी झूल रहे हैं, दोनों का लाइन ऑफ वेट्स आर हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। सोचो एक मास अर्थ इंडिया में है, दूसरे मास कहाँ है, अमेरिका में। सोचो तो अगर एक मास इंडिया में है तो इसका वेट कैसा है, ऐसे, जो अमेरिका में है उसका वेट कैसा है, ऐसे। क्या उनके वेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर? नो। तो ध्यान रहे, हम लोग लोकल देख के ग्लोबल को भूल जाते हैं, ग्लोबल थिंग्स आर समथिंग डिफरेंट, है ना। तो हम कहेंगे कि on the surface of earth the weight of a body is due to gravitational attraction of earth। तो वेट क्या होता है, वेट होता है mg, हम तो जानते हैं, that is equal to the force between them। क्या फोर्स होगा, g m m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर। तो m कट गया, g का वैल्यू मिला gm by r square। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो the acceleration due to gravity is given by the mass of earth and radius of earth। खाली अर्थ क्या, किसी भी एक प्लैनेट का, कोई अगर पूछेगा मून की सरफेस पे g कितना है, मून का मास, मून का रेडियस मालूम है, we can find out the value of g, है ना। ऑब्वियसली यहां से ये पता चला कि अगर ये मास को हम दूर लेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो g का वैल्यू बदलेगा। सो g विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द मास। कहां हम रखें, वो टेस्ट मास को हम कहां पर रखें, उसके ऊपर g का वैल्यू बदलेगा। अगर इसको सरफेस पे रखेंगे या फिर गड्ढा खोद के अंदर ले आए तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, दूर ले लिए थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो नाउ वी वांट टू सी द वेरिएशन ऑफ g with variation of different parameters related to earth। चलिए अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें variation of g with altitude। ठीक है, मीन्स आई वांट टू नो कि अर्थ की सरफेस से कुछ h हाइट में g का वैल्यू क्या होगा, क्या g का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगा कि बदलेगा। एट ए हाइट h, दैट मींस एट ए हाइट h above surface। तो हमें E निकालना है। E क्या, E is nothing but the gravitational intensity। It is same as gravitational intensity। G और E में कोई अंतर नहीं है, gravitational intensity। तो हमें gravitational intensity पता करना, मतलब G पता करना। तरीका क्या हो, देखेंगे कि इस बॉडी का यहाँ पे वेट कितना है, यहाँ पे वेट कितना है, that weight को mg डैश करेंगे। So weight is equal to gravitational force, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर g कितना है मालूम नहीं है कितना है, से इट इज g डैश, तो वेट बनेगा mg डैश। दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना हुआ भाई, g m, ये दूसरा m बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो कोई मास m को अगर इतना दूर पे रखेंगे तो जो फोर्स आएगा दैट इज द वेट। वेट को इसके साथ इक्वेट किए, m तो कैंसिल हो गया, मिला क्या, g डैश इज इक्वल टू gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर।
Now I want to express the value of g. I want to express the value of g. कहाँ पे? At a height h. यहाँ से h height पे. In terms of g. हम g dash को in terms of g लिखना चाहते हैं. हमें तो मालूम है कि on the surface, कहाँ पे? On surface of earth, g is gm by r square. तो gm के जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं gm के जगह g r square. gm is equal to g r square. तो कीपिंग दिस इन माइंड हम लिखेंगे क्या आएगा? ये तो था इतना. अब gm के जगह g r square लिखेंगे तो ये बन जाएगा g r square by r plus h का होल स्क्वायर. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस सरफेस. चलो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग gs लिख देते हैं. दी gs, g ऑन दी सरफेस. कैसे से हुआ? क्योंकि हमें तो मालूम है g ऑन दी सरफेस इज gm बाय r स्क्वायर. तो क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे हम दूर जाते लगेंगे, जितने ज्यादा दूर जाएंगे उतना h ज्यादा हो जाएगा. जितना h ज्यादा हो जाएगा ये क्वांटिटी इतना ही कम हो जाएगा. दैट मींस as you go away from the surface of earth, the acceleration due to gravity gradually decrease. समझ में आया क्या? जैसे हम यहाँ से दूर जाने लगेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज. ठीक है, तो एक चीज समझ में आया. मतलब अभी हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.81 है. सपोज इफ आई गो 10 किलोमीटर हाइट, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज. क्योंकि ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस सेंटर से बढ़ गया, g विल डिक्रीज. तो क्या देखे? हाउ इज द वेरिएशन ऑफ g विद लैटिट्यूड और सॉरी विद अल्टीट्यूड? यू से g डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट. मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम जी रहे हैं वो कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है. हर जगह g का वैल्यू अलग अलग है. आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो वहां पर g का वैल्यू कुछ है, आप अगर फोर्थ फ्लोर पे रहते हो वहां पर g का वैल्यू कुछ दूसरा है. और कहां पे g का वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली द ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज यू आर क्लोज टू द सेंटर ऑफ अर्थ. देखा, g ऐसे बदल रहा है. अब ये चीज को आप चाहो तो कुछ और सजा के भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो इसको? आप कह सकते हो कि ये g r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर. आप इसको चाहो तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हो g ऑन द सरफेस. और ये r स्क्वायर को ऊपर नीचे में डिवाइड करता हूं. ऊपर डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1, नीचे करूंगा तो ये स्क्वायर के अंदर आएगा तो हो जाएगा r. ठीक है ना? r डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर. ये हो गया g डैश का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर. सर क्यों ऐसे लिख रहे हैं? अरे है कोई मतलब. हम कहेंगे इट इज इक्वल टू gs इंटू 1 प्लस h बाई r का टू द पावर -2. ठीक है, तो क्या मिला? इसको अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपांड करेंगे तो क्या लिखेंगे? फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h, स्मॉल वैल्यूज ऑफ h, अगर छोटा वैल्यू लेंगे h का, मान लो अर्थ का रेडियस है, हम जानते हैं कि 6400 किलोमीटर. ठीक है, अर्थ का रेडियस ज्यादा नहीं है, 6400 किलोमीटर से. मतलब यहाँ पर से आप अगर गड्ढा खोदोगे 6400 किलोमीटर तक तो उसके सेंटर पे पहुंच जाओगे. लेकिन कभी कोशिश मत करना, डोंट ट्राई एट होम, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है ना. तो ठीक है, तो अभी क्या हो गया? ये h फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हुआ तो 6400 किलोमीटर के सामने काफी कम है. इस चीज को अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन में लेंगे, h अगर छोटा हुआ तो h बाई r भी तो छोटा होगा. अब अगर ये कोई छोटा क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01. छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, बड़े का स्क्वायर और बड़ा हो जाता है. तो अब जैसे इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपांड करेंगे, जो हायर टर्म्स आएंगे वो इतने छोटे होंगे कि आप उनको इग्नोर कर सकते हो. तो आप क्या कहोगे? फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h, g dash comes out to be g on the surface into 1 minus 2h by r, 1 minus
2h/r। तो अगर आपको कोई पूछा कि बताओ अर्थ की सरफेस से 2 किलोमीटर हाइट में जी का वैल्यू क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अर्थ की सरफेस से 2000 किलोमीटर हाइट में बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एच। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जी का वैल्यू घट रहा है। अच्छा, अब हम देखना चाहेंगे हाउ इज द वेरिएशन ऑफ जी एज यू गो इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर जाओगे तो जी का वेरिएशन कैसे होगा हम जानना चाहते हैं। तो ये इसमें से जो वेरिएशन आया थोड़ा इसको लिख लेते हैं, क्या क्या समझ में आया। As we go away from surface of earth, the value of G gradually decreases। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी घट जाता है। हाँ, तो इट्स स्मॉल हाइट्स, बस क्योंकि आप लोगों ने अभी ना स्कूल में वो छोटे मोटे टेस्ट कर लेंगे, डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, इसलिए जो की पॉइंट से लिख देता हूं जिसको मुझे न्यूमेरिकल करने में जिसका मदद लेना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, ये सारा पॉइंट का मदद चाहिए हमें व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो क्या देखे हम लोग, जी डैश इज बहुत सारा फॉर्मूले के रूप में देखे, जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, और इट इज जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2h/r, 1 माइनस 2h/r। ये कब है, फॉर h वेरी वेरी स्मॉल h कंपेयर टू r। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें से कौन सा दोनों तीनों फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला हमारे काम में लगेंगे। ये फॉर्मूला डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन बताया ना। तो क्या पता करना है, यहाँ पर जी कितना है, रखो एक मास, इसका वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वेट कर दो। The weight of this force, weight of this mass to be equated with the gravitational force acting on this mass। इसका जो वेट है कितना है, mg डैश। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, g m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। हो गया होता है, वहां से तो सारा चीज निकल के आ गया। इस चीज को रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम मालूम नहीं होगा शायद, उसको एक्सपांड करेंगे और तकलीफ है, वो भी नेगेटिव पावर में और तकलीफ है। तो इतने सारा तकलीफ कौन झेलता है, चलो रट्टा मार देते हैं, खत्म, है ना। ऐसा कभी कभी होता है, रट्टा मार लो भी तो कभी कभार समझ में काम निकल जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन मे बी सम इन क्लास 1 और 2, ऐसा ही कुछ। मी एंड माय सिस्टर वी वेर एट ए डिफरेंस ऑफ 2 क्लासेस। मैं अगर 2 में होऊंगा तो वो 4 में, ऐसे सेम स्कूल में पढ़ते थे। उसको कोई बताया कि स्कूल में एग्जाम में चीटिंग भी कर सकते हैं, तो मैं देखा कि एक छोटे से पेपर में कुछ और लिख रही है, लेकिन क्या करो, नहीं ले लूंगा और वहां पर अगर एग्जाम में याद नहीं आएगा तो उसको देख के लिख दूंगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या। एंड आई वाज वेरी स्मार्ट, यू नो, एज यूजुअल मैं स्मार्ट था तब, बहुत छोटा था, मैं भी एक छोटे पेपर में सारा चीज को लिखा। लेकिन मेरा हैंडराइटिंग तो इतना बड़ा है, छोटा पेपर में जगह कहाँ होता है, पेपर वैसे ही बड़ा हो गया, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग 2 क्लास में कहाँ छोटा छोटा होता है, क्या बड़ा होता है। तो क्या हुआ, पेपर मेरे बड़े हो गए, उसके पेपर छोटे हो गए, उसका हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया था। स्कूल वी वर गोइंग बाई वॉक, तो जब हम स्कूल जा रहे हैं रास्ते में, तो क्या हुआ कि देख रहे हैं कि अरे ये चिरकुट लेके जा रहे हो, और मेरी बहन जो है बहुत डरपोक थी, वो डर रही थी खुजो से कि अरे क्या होगा, पकड़ लेंगे, क्या होगा। मैं बोला अरे काम करते हैं, जितना दूर तक स्कूल चलते हैं तब तक उसको पढ़ के चलते हैं, रट्टा मार के चलते हैं, वहीं पे जाते जाते अगर हो गया तो अच्छी बात है। फिर मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा चीज आया, मैं बोला चलो एक काम करते हैं, व्हाइल गोइंग टू स्कूल हम लोग इसको पूरा रट्टीफाइड कर देते हैं, रट्टा मार देते हैं। फिर दोनों उड़ छोटे बच्चे जैसे रट्टा मारते हैं, बोल के रट्टा मारते स्कूल गए।
वो बोला ठीक है मैं भी अंदर जाऊंगा लेकिन भूल जाऊंगा तो एक काम करना, गेट इन, जैसे आपको कॉपी मिलेगा उसका पीछे रफ स्पेस होता है, जो रट्टा मारे हो रफ स्पेस में पहले उसको लिख डालो, अगर आएगा तो उतार, नहीं आएगा तो नहीं लिखना। और क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, खाली कॉपी मिला है, कोई तुमको डाउट भी नहीं करेगा। बस हो गए अंदर जाके, जैसे ही मैं जाके, वो क्या कि मेरे को मालूम नहीं, बट आई डिड रीच, मैं क्या क्या वो जो चीट वीट लिए थे सब गेट के सामने फेंक दिए, अंदर गए। जैसे अंदर गए और चीटिंग करने के चक्कर में पढ़े भी नहीं थे, याद भी नहीं था, लेकिन रास्ते में रट्टा हो गया था। तो फिर जाके जैसे एक आंसर शीट मिला, क्वेश्चन नहीं मिला और मैं लिखे जा रहा हूँ क्योंकि अभी भी तो फ्रेश रट्टा मारा है। तो टीचर आके पूछ रहा है अरे तुमको क्वेश्चन नहीं मिला, क्या लिख रहे हो? मैं थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ेगा। कहाँ लिख रहे हो? देखिए सर रफ स्पेस में लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, देयर वाज नो कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं बोला, उसमें आ गया और क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, लेकिन जो पीछे लिखा था उसको देख के लिखने की नौबत आएगा क्या? नहीं, ऐसे ही दिमाग में था, तब तक इतना जोर से रट्टा मारे थे तो काम निकल गया। ये है किससे? अपनी बचपन की। आप लोग भी जहां समझ में नहीं आएगा आंख बंद करके जय भोले शंकर बोल के रट्टा मार दो, काम निकल गया। सो नाउ वी आर सीइंग वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्लाइटली टिपिकल वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, मतलब अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे तो जी का वेरिएशन कैसा होगा, जी का वेरिएशन कैसा होगा, चलिए देखते हैं। तो बिट नंबर 4 क्या? वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, that means at a depth h below the surface, below the surface of earth। ओहो कितना इंटरेस्टिंग है, ये कोई है अर्थ, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है। इसका रेडियस है आर, आपको यहीं पे कहीं चाहिए, कहाँ पे? यहां से कुछ एच डेप्थ में सरफेस से एच नीचे, ये पॉइंट में इंटेंसिटी चाहिए। ये डिस्टेंस कितना बाकी रह गया? आर माइनस एच। दैट मींस आपको चाहिए सेंटर से आर माइनस एच डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या है। और ऑब्वियसली आपको मालूम है कि अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर है, अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, भरा भरा सा है। तो ये सॉलिड स्फीयर की सेंटर से आर माइनस एच डिस्टेंस में हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना है, जिसको अदरवाइज घर के नाम क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, तो हमारा क्या निकालना था? एट ए डिस्टेंस, एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस। पहले क्या निकाले थे? सरफेस से h हाइट में, अभी सरफेस से h नीचे, गड्ढा खोद के h अंदर चले गए। बताओ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगा? तो मैं क्या करता हूं, हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा यहाँ पे किसके लिए होगा? यहाँ पर जितना सारा मास है सारे मासेस के लिए होगा। Let me consider the entire spherical mass is a combination of a solid sphere of radius r minus h and a thick hollow sphere of thickness h। चलो मैं ऐसे assume करता हूँ, क्या assume करता हूँ? I repeat, let me consider the solid sphere is a combination of a solid sphere of रेडियस r माइनस h एंड ए थिक होलो स्फीयर। ये एक होलो स्फीयर है जिसके अंदर ये सॉलिड स्फीयर है और इसका थिकनेस कितना है? h। ध्यान से देखना, लेट अस कंसीडर अर्थ इज ए combination of a solid sphere
of radius r minus h and a thick hollow sphere of thickness h। दो है भैया, यहाँ पे दो है। एक तो हुआ ये एक सॉलिड स्फेरिकल पार्ट है, ये एक सॉलिड स्फेरिकल पार्ट है, और दूसरा जो उसके चारों तरफ है वो क्या है, इसे थिक होलो स्फीयर, थीन होलो स्फीयर नहीं है, थिक होलो स्फीयर। और वो होलो स्फीयर कहां पे, ये वाला, दिस इज द होलो स्फेरिकल पार्ट। ये होलो स्फेरिकल पार्ट और सॉलिड स्फेरिकल पार्ट दोनों कंसेंट्रिक है। होलो स्फेरिकल पार्ट का थिकनेस h है और जो कंसेंट्रिक सॉलिड स्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस है r माइनस h। ऑब्वियस है, अगर ये इसके अंदर फिट हो गया तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर, मतलब कंप्लीट अर्थ। अभी अगर हमें इंटेंसिटी पता करना है कहां पे, एट पॉइंट P, तो मैं इसके लिए निकालूंगा, इसके लिए निकालूंगा, जोड़ दूंगा। नाउ एट P, the gravitational intensity due to the hollow spherical part is 0। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे भाई बताए थे कोई होलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, 0, बिकॉज it is inside the hollow spherical part, ये अंदर है, इसीलिए ठीक है ना, होलो स्फेरिकल पार्ट के अंदर। इसका मतलब P पॉइंट में जो इंटेंसिटी बनेगा इट इज ओनली ड्यू टू द सॉलिड स्फेरिकल पार्ट। तो उसके लिए मुझे सॉलिड स्फेरिकल पार्ट का मास निकालना होगा। नाउ EP और G at point P is nothing but it is intensity due to solid spherical part only, spherical part only, क्योंकि दोनों मिलके पूरा स्फीयर बना था, इसके लिए तो 0 हो गया, खाली इसके लिए। Now m dash is mass of solid spherical part। कितना है भाई, इसका मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ दिस पार्ट, से इट इज m dash। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट मल्टीप्लाई टू डेंसिटी, it is 4 by 3 pi volume of a sphere of radius r minus h, 4 by 3 pi r cube, मतलब r minus h का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। d क्या हुआ, डेंसिटी किसका, ऑफ अर्थ, कितना होता है, m by 4 by 3 pi r cube, क्योंकि कैपिटल M क्या था, मास ऑफ अर्थ, R क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ। डाटा हमारे पास क्या है, ओनली M एंड R, और कुछ नहीं है, उसी से हम लोग निकालने की कोशिश करें। ओहो, M मालूम है, R मालूम है, डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम है, डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम है, मास ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल पार्ट मालूम है। नाउ व्हाट विल बी GP, यहाँ पे ये कहां पे, इट इज एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल पार्ट। तो आप कहोगे नाउ GP is G m dash by r minus h का स्क्वायर, है ना। कोई सॉलिड स्फीयर है, मास m का, रेडियस r का, उसके सरफेस पे इंटेंसिटी क्या होता था, Gm by r स्क्वायर। तो ये मास है m dash, रेडियस है r minus h, इसके सरफेस पे इंटेंसिटी Gm dash by r minus h का स्क्वायर। थोड़ा m dash का वैल्यू डाल देते हैं, इट इज G
और ये d को रख देते हैं यहाँ पर, ऊपर आ गया 4/3 पाई r माइनस एच का क्यूब बाई r माइनस एच का स्क्वायर। ओहो, गया काट पीट के छोटा हो गया, क्या मिला, छोटा हो गया तो 3, ये 2 कट गया, मिल गया 4/3 पाई। अब d के जगह भी वैल्यू डाल देते हैं। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ d आल्सो हियर। तो हम कहेंगे g, d का वैल्यू क्या हो गया, m बाय 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास बाय वॉल्यूम, दैट इनटू 4/3 पाई r माइनस h का क्यूब बाय r माइनस h का स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करिए, प्यार से मारपीट करिए तो दिखाएगा, क्या दिखेगा, ये 4/3 पाई गया, और ये नीचे एक r क्यूब है, ये नीचे क्या है, यहाँ पे r क्यूब है, ये r माइनस h का क्यूब, ये r माइनस h का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो हो गया r माइनस h, इट इज कमिंग आउट टू बी gm r माइनस h बाई r क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, वैल्यू ऑफ g at point P। This is nothing but the value of g at point P. At any point P, the value of g can be found like this. ठीक है ना। थोड़ा और इसको रिड्यूस करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मैं मिटाता हूं। अब क्या है देखो तो, अभी इसमें ये दिख रहा है क्या कि at a distance h और at a depth h, the value of g at point P was coming out to be gm r minus h by r cube। मतलब अगर आप अंदर अंदर जाओगे, जितना ज्यादा अंदर जाओगे h उतना ज्यादा होगा, h जितना ज्यादा होगा g उतना कम होगा। मतलब अर्थ के अंदर अंदर घुसोगे तो g का वैल्यू घटने लगेगा, है ना। दूसरा चीज ये है कि हम जानते हैं एट द सरफेस हमें मालूम है क्या है कि हमारा जो g था, इट वाज gm बाई r स्क्वायर, नहीं तो हम gm के जगह gs इंटू r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मिला, g at point P is equal to gs, that is g on the surface into r square into r minus h by r cube। थोड़ा मारपीट करो, r square r cube काट 2 को खा गया, क्या मिला, it is coming out to be g on the surface into r minus h by r। कितना सिंपल फॉर्मूला। now you can express g in terms of g on the surface, ठीक है ना, g on the surface। और अगर हम देखेंगे हाउ इज द वेरिएशन ऑफ दिस, इसमें क्या क्या कंक्लूजन आ रहा है देखो तो, थोड़ा कंक्लूजन को भी हम लोग लिख लेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। अगर हम इसका g का वेरिएशन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। होलो स्फीयर के केस में अंदर 0 होता था, इस केस में देखोगे g का वेरिएशन ऐसा होता है। ऐसा कैसा हुआ सर, हुआ बताते हैं। ऐसा होता है वेरिएशन ऑफ g और e, आप तो जानते हो e और g बराबर चीज है विथ डिस्टेंस। ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू r, तो वेरिएशन कुछ ऐसा होता है। फिगर यहाँ पे था तो फिगर यहाँ पे बना दिया। चलो देखते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं उसको। तो क्या कंक्लूजन मिला डिस्कशन से, मिला पहला मिला, as we go inside earth g gradually decreases। अच्छा, अर्थ की सरफेस से बाहर जाने से g डिक्रीज कर रहा था, अंदर जाओ डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो किए थे g is maximum on the surface, g gradually decreases। g gradually decreases। दूसरा हुआ at a depth h g is और g dash is equal to आप कहोगे gm
बाय आर क्यूब और जी आर माइनस एच बाय आर, जी ऑन दी सरफेस। अच्छा, 8 सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ में जाने के लिए एच का वैल्यू क्या होगा, दैट इज एच कितना कितना अंदर जाएंगे कि सेंटर में पहुंचेंगे, एच इज इक्वल टू आर। तो जी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, जी एट द सेंटर, एच के जगह आर डाल दो, क्या मिलेगा 0। सो जी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, सेंटर में होता है 0, ठीक है। अब देखो सेंटर से r माइनस एच डिस्टेंस में, सेंटर से r माइनस डिस्टेंस, आप कहोगे सरफेस से h डेप्थ में या सेंटर से r माइनस एच डिस्टेंस में, बात देखिए हुआ सेंटर से r माइनस एच डिस्टेंस में g का वैल्यू ये हुआ, सेंटर से x डिस्टेंस में कितना होगा, जी एम r माइनस एच की जगह x लिखेंगे। रिपीट, आई रिपीट अगेन, सरफेस से h डेप्थ में g ये होता है, इसको हम अदरवाइज भी कह सकते हैं ना, क्या, सेंटर से r माइनस एच डिस्टेंस में g ये होता है, सेंटर से r माइनस एच डिस्टेंस में हम यहाँ पे r माइनस एच लिख दिए, सेंटर से x डिस्टेंस में तो इसकी जगह x लिख देंगे। तो ये चीज याद रखना है, क्या, a distance x from center, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन r, क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं, x अगर r से ज्यादा हो गया तो बाहर आ गया। अब खुदाई करके अंदर घुस रहे हो, इट इज डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, g क्या हो जाएगा, इट इज g इनटू फॉर्मूला क्या रहेगा, और g इज इक्वल टू कैपिटल G की टर्म पे लिखेंगे तो लिखेंगे g m x बाय r क्यूब। देखो मैं क्या किया हूं, r माइनस एच की जगह x लिख दिया, जिसमें से आप देख रहे हो कि gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर तो होता है gs, है ना। तो ये क्या बन गया, gm बाई आर स्क्वायर की जगह अगर gs लिख देंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी gs x बाई r, क्योंकि gm बाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर निकल गया तो r बच गया था, समझ में आया। तो द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू ए सॉलिड स्फेरिकल पार्ट at any distance from the center, at any height above the surface, at any depth inside the from the surface, वो सारा वैल्यू में हमें g का वैल्यू मिल गया। और भी ढेर सारे कैलकुलेशन से, वेरिएशन से g का जो हमें देखना है, जिसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास। और तब तक के लिए जय हिंद।